अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो ओवरऑल हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है, सियासी तौर पर जो माहौल है उसके हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी सियासत जो इस वक्त कर रही है, जो एजिटेशनल पॉलिटिक्स हमें नज़र आ रही है, एक तसादुम की कैफियत नज़र आ रही है, आखिर वो इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, क्यों जमहूरी रवैये अपनाने से गुरेज़ा हैं। आज भी हमने देखा कि जो अनाउंसमेंट्स की गई और ये कहा गया कि अदलिया पर जो हमला हुआ है उसके ख़िलाफ़ बकौल उनके अदलिया पर हमले के ख़िलाफ़ जुमेरात को एहतजाज किया जाएगा, जुम्मे को हमारा अपना एहतजाज है, हफ्ते को पिंडी में जलसा होगा और 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। उसके बाद अली मखान ने यह अनाउंस भी किया कि अगर 5 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान लाहौर जलसे की इजाज़त हमें नहीं मिली तो उस जलसे को फिर हम एहतजाज में तब्दील कर देंगे और हम सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे। क्या इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि लोगों को इकट्ठा किया जाए, जलसे जुलूस किए जाएँ, या फिर अपनी मईशत की बहाली के लिए इक़दाम किए जाएँ और जो लोगों के मसाइल हैं, अवामी मसाइल हैं, उनकी तरफ तवज्जो मरकूज़ की जाए। ये अवाम ख़ुद समझदार हैं और लोग समझते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है और हमारे असल मसाइल क्या हैं, इसलिए फिर ज़ाहिर है कि कोई इतना उनको रिस्पॉन्ड भी नहीं किया जा रहा, लेकिन इसके बावजूद इस एजिटेशनल पॉलिटिक्स से पीछे नहीं हटा जा रहा। इस तसादुम से आखिर इस हिजान से क्या हासिल करना चाहते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात में क्या हमारा मुल्क इस किस्म की इंतशारी सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इस पर बात करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी हवाले से बात करेंगे और जो इस वक्त मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, हमें ज्वाइन कर रही हैं शहनीला अमार साहिबा, उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब और तारिक अजीज़ साहब पैनल का हिस्सा है। आप चारों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब तो एक तरफ कहते हैं कि 2028 में जलसे जुलूस करेंगे, अभी ज़रा जो लोगों के मसाइल हैं उनको हम हल कर लें, मईशत को बेहतर कर लें, जो हमारे असल मसाइल हैं उनको एड्रेस कर लें, लेकिन दूसरी तरफ हमें वही एहतजाज और वही पुरानी रवायत नज़र आ रही है। आखिर ये रिवायत कब ख़त्म होगी? देखिए, अगर जलसे और जुलूस पुरअमन हो और उसका कोई मकसद हो, और मैं कल भी आपके प्रोग्राम में ज़िक्र कर रहा था कि अगर मकसद आवाम की भलाई हो, मकसद जो इस वक्त बर्निंग इश्यूज़ हो, तो उस पर अगर अपोजिशन सड़कों पे आए तो ये जमहूरियत का हुस्न है और इसका रास्ता किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। लेकिन जिस जमात का आप जिक्र कर रही है उनका मुद्दा कुछ और है। उनका मुद्दा ये नहीं है कि जमहूरियत मजबूत हो या अवामी मसाइल के हवाले से वो एहतजाज करना चाहते हैं। वो एक फ़र्द वाहिद के लिए, और वो फ़र्द वाहिद भी हुकूमत के तहवील में नहीं है, वो अदालत ही के फ़ैसले के तहत क़ैद में है। अगर ये जमात जो इस वक्त अमलन इसके अगर आप लीडरशिप पे नज़र डालें तो ये वकीलों की एक जमात बन चुकी है। इनके पास वकला की कोई कमी नहीं है। बेहतर तो ये होता कि सलमान अकरम राजा साहब, शेर अफजल मरवत जैसे वकील अदालत में जाके कायल करते अदालतों को और अपने लीडर को कांधों पे बिठा के उनकी रिहाई मुमकिन बनाते, लेकिन उनका मकसद कुछ और है। जो सिर्फ एक कैदी को छुड़ाने के साथ साथ उनका मकसद ये भी है कि ये मौजूदा हुकूमत जो इस्तेहकाम की तरफ गामजन है, इस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान न्यूयॉर्क में मौजूद है और बहुत अहम आने वाले दिनों में उनकी अहम मुलाकातें और अहम तकारीर और खिताबात मुतवक्के है। तो वो ये नहीं चाहते। और दूसरी तरफ मेरे ख़्याल में दूसरे सेगमेंट में शायद आप बात करेंगी कि पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह इकनॉमिक पोजीशन भी उसके इशारियों में भी बेहतरी हमें नज़र आ रही है। तो ये इस जमात का खासा रहा है और ये नहीं चाहते कि मुल्क में अब मुल्क में इस्तेहकाम हो, मुल्क में मईशत पले बढ़े। और इसके साथ साथ ये सिर्फ ज़ाती दुश्मनियाँ इस हुकूमत के साथ निभाने के लिए अली अमीन गंडापुर जैसे लोगों के ज़रिए अदम इस्तेहकाम की कैफियत पैदा करने की कोशिश कर रही है ये जमात। वरना संगजानी में इनकी तो आंखें खुल जानी चाहिए थे कि अवाम इनके पास नहीं आई। चले हम ये मान लेते हैं इनकी अगर ये शिकायत रही हो कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने शहर को लॉक करके वहाँ पे शिरकत कम से कम बनाने की कोशिश की, तो वो अली अमीन साहब जो इतने बड़े सूबे के 4.5 करोड़ के अवाम का वज़ीर आला है,
तो उनके स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट मुझे मिली थी कि कोई 1700-1800 से ज़ायद गाड़ियाँ उनके साथ उस काफ़िले में शामिल नहीं हो सकी थी। असद कैसर साहब जो उस संजानी से जो उसका जो आबाई ज़िला है वो हार्डली 40 मिनट के फासले पे है, वो स्टेज तक नहीं पहुँचे, जलसे में उसने शिरकत नहीं की। यही हालत लाहौर की भी हुई। अब उनको मुकाम भी पसंद नहीं आ रहा, इस पार्टी को पाकिस्तान में कोई शहर भी अच्छा नहीं मिल रहा जहाँ पे ये कामयाब जलसा करे। जो जलसे जिनकी फैज़ से हुआ करते थे अब वो ये लोग वहाँ से फैज़याब नहीं हो रहे। यही असल वजह है। यही सी फ्रस्ट्रेशन को निकालते हुए वज़ीर आला साहब कभी सरकारी बंदूक को सरकारी अमलाक और पब्लिक अमलाक की तोड़ फोड़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, कभी वो इश्तियाल दिलवाते हैं कारकुनों को, कभी वो मियावाली में जलसे का ऐलान करते हैं, कभी उनका लीडर दूसरे लीडर आके पिंडी में खान साहब की बहन जो है आके लाहौर पे हल्ला बोलने की वो धमकियाँ दे रही है। तो भाई ये बात कहाँ जाके रुकेगी। और मैं आखिरी बात कहने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगले माह के वस्त में SCO का बहुत अहम इजलास हो रहा है और इस इजलास की सबसे बड़ी पेशरफ ये है कि चाइनीज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। इस जुमात में माजी में भी चीनी लीडरान को पाकिस्तान से रोकने के लिए अपनी जो है एजिटेशन का इस्तेमाल किया और इस वक्त भी मुझे यही लग रहा है कि ये दरअसल इनका जो अचानक जो है खान साहब को तो अभी आज का कोई सज़ा नहीं सुनाई गई है, उस साल से तो ज़ायद का अरसा हुआ है। ये वक्त क्यों चुना है? ये 1 अक्टूबर का महीना पाकिस्तान की खातिर कम से कम ये इश्तियाल अंगेज़ी बंद करे ताकि SCO का इजलास अच्छे तरीके से हो, ताकि चीनी वज़ीर आज़म की तरह जो आलमी लीडरान पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं वो उनकी रास्ते में कोई रुकावट ना हो। और मैं आपको बिल्कुल पूरी ज़िम्मेदारी से एक सफारती हल्कों के वसातत से ये बात कर रहा हूँ कि हम जैसे नाचीज़ और बहुत जो एक आम से लोग हैं, हमसे आला सफारतकार जो है राब्ता कर रहे हैं और वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्या होने वाला है। और हम जैसे लोगों से लोग ये दरख्वास्तें कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनको ये बात पहुँचाई जाए कि उनके ममालिक के अहम रहनुमा वज़ीर आज़म साहब से और पाकिस्तान के सियासी लीडरों से मिलना चाहते। तो ये चीज़ें जो है पाकिस्तान में हक़ में जा रही है सारी चीज़ें, लेकिन अपोजिशन जो कुछ कर रही है इस वक्त, अपोजिशन की जो एक ख़ास जमात है, इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। और अगर खुदा न खास्ता ये चीज़ जो SCO की वो जो एक एक्टिविटी है और आलमी लीडरों से जो पाकिस्तान के जो रवाबित है, अगर इसमें इस दफ़ा रखना डाला गया, खलल डाला गया, तो फिर हम इस जमात को BYC की तरह, BLA की तरह और PTM की तरह ही जमातें समझेंगे कि ऐसे मौक़ों पे फिर ये इस तरह की गैर जो नाकाबिल कबूल किस्म की एक्टिविटीज़ होती है उस पे ये जमात उतर आती है। ठीक है शहनीला, आपका क्या मौक़िफ़ है जिसकी तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे वक्त का चुनाव कि जब एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, बाहर से लोग आएंगे। इससे पहले भी आपको याद होगा जब धरने दिए गए थे 2014 में, तभी प्रेसिडेंट चाइना के जो हैं उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट करना था, वो भी डिले हुआ और जो सारे हालात रहे ओवरऑल बहुत बुरा उसका मैसेज गया पूरी दुनिया में। तो अभी भी इसी किस्म का आपको एजेंडा लग रहा है? शुक्रिया नाहिद। बात यह है कि ये जो PTI की हुकूमत है ना, इसकी अपनी कभी कोई माशी पॉलिसी तो रही नहीं है। वो अंडे, कट्टे, मुर्गियाँ, लंगरखाने, इससे ज़्यादा तो उनके पास कभी कुछ नज़र नहीं आया। ना उनके दौर में जो वो कहते थे कि जी 200 अरब डॉलर आएंगे और 1 अरब डॉलर जो है हम उसके मुंह पे मारेंगे, उससे पकड़ेंगे, वो सारी चीज़ें जो थी वो भी सिर्फ आवाम के जज्बात से खेलने वाली थी। तो उनको नहीं पसंद आता कि पाकिस्तान के अंदर कोई तरक्की हो, पाकिस्तान के अंदर कोई सियासी इस्तेहकाम आए, पाकिस्तान के दूसरे ममालिक के साथ रवाबित जो है वो बेहतर हो सकें। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमें बताया था कि जब जब PDM की हुकूमत में आए थे तो दूसरे ममालिक के जो सरबराहान थे, जब वो उनसे मिलते थे तो उन्होंने शिकायतें की कि उनका रवैया किस किस्म का होता था। तो पाकिस्तान के चाइना के साथ भी ताल्लुकात ख़राब किए गए थे, सऊदी अरब के साथ भी, UAE के साथ भी, बहुत से ममालिक के साथ भी। अब वो तमाम रवाबित जो है दोबारा से इस्तवार हो रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के जो है मौके नज़र आ रहे हैं। पहले इन्होंने CPEC का रास्ता रोका था, उस वक्त भी याद है ये कह रहे थे कि हुकूमत झूठ बोल रही है, चाइना का सदर कोई पाकिस्तान के अंदर नहीं आ रहा। और फिर देखा कि वो चाइना के सदर आए, CPEC के ऊपर काम शुरू। अब CPEC फेज़ 2 पे काम शुरू होने वाला है। नेक्स्ट मंथ जो SCO की कॉन्फ्रेंस है,
तो ये सिर्फ इंतशार इसलिए चाहते हैं कि मुल्क में कोई हमें माशी और सियासी इस्तेहकाम नजर आए, क्योंकि ये क्राइसिस से अपना फ़ायदा उठाने वाली जमात है। ये वो जमात नहीं है कि जो सियासी मेचोरिटी दिखाए कि किसी भी मसले के ऊपर बैठ के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करे, या कभी उनको कहे कि जी मुल्क के अंदर मसाइल बहुत हैं, आए हम मिल के बैठते हैं, हम माशी तौर पर मुल्क को आपके साथ निकालने की कोशिश करते हैं। इनके जलसे देख लें, इनके जलसों के अंदर कोई आपको माशी प्लान मिलता ही नहीं है। अगर ये इतने सिंसियर होते हैं या इनको आवाम का बड़ा दुख होता है तो ठीक है, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई अपना शेडो बजट ही दे दिया करें। कभी कभी तो आप बता दिया करें कि हुकूमत को कि ये जो आपकी पॉलिसी है, अगर आपने गर्दिशी कर्जे से निकलना है तो ये प्लान आपके पास हो सकता है, अगर आपने IMF का जो है हासिल करना है तो आपके पास ये माशी प्लान होता है। कभी आपने सुना? कभी आपने नहीं सुना कि कोई ये प्लान दे रहे होते हैं। इनके पास सिर्फ एक ही बात होती है, इंतशार, एहतजाज। क्योंकि वजह यह है कि बानी PTI अब डेस्परेट हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जेल में बैठे हुए 190 मिलियन पाउंड जो है जिसके लिए वो बार बार अदालतों की तरफ जा रहे हैं, इनको पता है कि उसमें मैं फंस सकता हूँ, तो जेल से रिहाई चाह रहे हैं। 1 एजेंडे के ऊपर काम हो रहा है। और जब ये बाहर भी थे जेल से तो उस वक्त भी इनका ना यही होता था ना, पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। हमने कभी इनके मुंह से कोई खैर की बात नहीं सुनी है, हमेशा वही सुना है जो पाकिस्तान के दुश्मन की ज़ुबान होती है, वो इनकी ज़ुबान होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी भी बैठेंगे हुकूमत के साथ किसी मामले के ऊपर बातचीत करेंगे, क्योंकि इन्होंने जो अपनी बैड गवर्नेंस है ना खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ से भी लोगों की नज़र हटानी है कि उस तरफ कोई बात ना करे। इसी वजह से वो जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो हमेशा बढ़के लगा रहे होते हैं, जो अवामी जज्बात है उसको भड़का रहे होते हैं, लोगों को प्रोवोक कर रहे होते हैं कि मेरी जो बैड गवर्नेंस है उसकी तरफ लोगों का ध्यान ना आए। लोग मत देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, लोग मत देखें कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त माशी पे क्या हालात हो चुके हैं, ना देखें कि वहां पे कितने धमाके हो रहे हैं, बत्ता और ये सब कुछ शुरू हो रहा है। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जो सपोर्टर्स हैं मैं उनको इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कि मैं बानी PTI को रिहा करवा सकता हूँ, किस तरह ये नहीं वो बताएंगे। तो ये सारी चीजें हैं कि ये पसंद करते हैं कि इस मुल्क में इंतशार रहे, इस मुल्क के अंदर तरक्की कभी भी ना हो, ये मुल्क तनज़्ज़ुली की तरफ जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, इन हालात में, इस सिनेरियो में ये जो जलसे जुलूस, इनकी अनाउंसमेंट्स, इनके लिए लोगों को इकट्ठा करना, तमाम तर वसाइल जो हैं वो इसके ऊपर ख़र्च कर देना, ये सारी एक्टिविटीज़ जो हैं किन ऑब्जेक्टिव्स को सर्व कर रही हैं ख़ास तौर पर इस वक्त इस सिनेरियो में? क्या मतलब है इसका? शुक्रिया नाहिद, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपको जुम्मे के खुतबे की तरह आपसे बात करूं। मैंने एक खुतबे में सुना, मौलवी साहब बता रहे थे कि अल्फाज की बड़ी अहमियत होती है। मसलन बताया कि साद आ रहा है तो कहा गया कि सादत होगी, किसी से कहा कि बशारत आ रहा है तो खुशखबरी मिलेगी, तो कहते हैं कि इसकी बड़ी वैल्यू होती है। तो अब आप ये देखिए जो सवाल आपने किया है, ये सवाल आपने एक शख्सियत और एक जमात के बारे में किया है कि आखिर इनके मकासद क्या है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अभी शनीला भी बात कर रही थी, जब इनकी शादी हुई तो इनकी जो नौब्याता दुल्हन थी उसका नाम उन्होंने इस्लामी नाम रखा हायका। हायका का मतलब है तबाही। फिर जब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल मूवमेंट शुरू की, सो कॉल्ड पॉलिटिकल मूवमेंट तो वो कभी नहीं रही, शुरू की तो उसका कहा जी हम सुनामी ला रहे हैं। सुनामी का मतलब है तबाही, ठीक है। फिर जब एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए इनकी हुकूमत चली गई तो उन्होंने कहा कि इससे तो बेहतर था मुल्क पे एटम बम बरसा देते। अब एटम बम के बरसाने की तबाही को आप जानते हैं। इसी तरह से उन्होंने कभी पाकिस्तान की तकसीम की बात की, कभी जो बात पाकिस्तान के दिवालिया होने की बात की, हमेशा ये बात की। तो सवाल ये पैदा होता है, अब आप साथ कनेक्ट हो रही है बात, कि आखिर ये हमेशा नेगेटिव बात होती क्यों है? कोई पर्पज़ है ना इसका, ये बेवजह नहीं है। वजह ये है कि कौम को, पाकिस्तान के अवाम को मायूसी की गहराई में गिरा दिया जाए और फिर आप कहें कि हम हैं देवता, हम हैं निजात दहिंदा, हम इस डूबी हुई कौम को हम निकालने वाले हैं। लेकिन पाकिस्तान के आवाम को ये मालूम है कि 4 साल आपको मिले थे, 4 साल के पूरे अरसे में जो आज हम महंगाई कोई अगस्त तक हमारी कोई डबल डिजिट में थी, 22, 23, 27% तक थी, तो वो क्यों थी? वो आपकी पॉलिसियाँ थी।
उस पॉलिसी के नतीजे में आवाम मुसीबत में मुब्तला हुए, और जो आपकी तरफ से कुछ ठीक काम भी हुआ उसके पीछे भी रिश्वत नज़र आती है, उसके पीछे भी करप्शन दिखाई देती है। तो बुनियादी बात यह है कि ये आवाम को मायूसी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। जैसे अभी साफ़ी साहब ये कह रहे थे कि अभी पाकिस्तान में अब कॉन्फ्रेंस होने जा रही है शंघाई कोऑपरेशन, उस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से लोग तशरीफ़ ला रहे हैं, चीन आ रहा है, हमारे सेंट्रल एशिया से लोग आ रहे हैं, ईरान भी आएगा उसमें, इंडिया के अपना मूड है, वो अपने उनके मसाइल अपना एजेंडा है, और कहीं कहीं लगता है कि वो इन्हीं के एजेंडे के साथ बड़ा रिलेट करता है, तो वो इनका अलग मामला है। तो यहाँ जब कॉन्फ्रेंस होगी तो कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि यहाँ सरमायाकारी भी आएगी, मईशत भी बेहतर होगी, लोगों के साथ हमारे मुआहदे भी होंगे, और इसके अलावा इकनॉमिक कॉरिडोर, BRI, ये चीज़ें फ्लरिश करेंगी। ठीक है। तो इससे अगर किसी को प्रॉब्लम है, एक तो हमें नज़र आ रहा है इंडिया है, दूसरा में नज़र आ रहा है अडियाला में बैठा है, दोनों एक अंदाज में सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के अवाम के बारे में। ये सारा जलसा जुलूस, ये सारा एहतजाज, ये सारे मामलात उसके पसे पुश्त यही बात है। कभी आपने ये देखा है कि किसी सूबे का वज़ीर आला हो, वो हाथ में हथियार ले ले और वो लूट मार करना शुरू कर दे, वो तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दे? मैं इस पे इत्मीनान का इजहार करता हूँ कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है वायलेंस का, ये ठीक बात है। लेकिन सच बात ये है कि आप ये सारा एक मनसूबा बंदी के तहत कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान की मईशत तबाह हो जाए, पाकिस्तान के अवाम मायूसी का शिकार हो जाए, और पाकिस्तान के बैरूनी रवाबित जो हैं वो उनमें प्रॉब्लम पैदा हो जाए। आप ये देखें, अभी कल भी जिक्र कर रहे थे साफ़ी साहब, ये जो हुआ पाकिस्तान के में आए हुए मेहमानों के साथ, और किस सूबे में हुआ, मालिम जब्बा का, उस सूबे में हुआ जिस सूबे का वज़ीर आला मुल्क भर में तोड़ फोड़ करता फिर रहा है, वायलेंस करता फिर रहा है। ठीक है। अच्छा तारिक अजीज़ साहब, सर एक असल तरीक़ाकार, एक आइडियल सिचुएशन तो ये होती है कि जब आपकी केसेस अदालत में हैं, अदालतों का सामना करें, वहाँ से जो आपको रिलीफ मिले या जो भी फ़ैसला है उस पर आप यकीन रखें। लेकिन इस तरह आवाम को बाहर निकाल कर ये जलसे जुलूस करके आप अपने तई क्यों, आपका ये फ़हम है कि इससे आप बानी चेयरमैन जो हैं PTI उनको छुड़वा पाएंगे, उनको जेल से बाहर निकाल पाएंगे? ये कॉन्फिडेंस क्यों है, क्यों इस तरह किया जा रहा है, जलसे जुलूसों की सियासत की जा रही है? जी थैंक यू। आपको पता है कि उनका एक नारा जो बड़ा स्लोगन उन्होंने लगाया था, खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो ये तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा, और इसी बात के ऊपर वो चल रहे हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। उनका कोई और एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा है खान को छुड़वाना है, वापस लेके आना है, दोबारा इलेक्शन हो, खान को इक़्तिदार में दिया जाए, लेकिन क्या कोई एग्जांपल ऐसी है कि आप इस तरह के जलसे जुलूस करके, प्रेशर डेवलप करके आपने अपने मकासद हासिल कर लिए हों? ऐसा तो होता नहीं है। ऐसा देखिए, इस तरह तो नहीं हो सकता कोई एक जत्था उठे और हुकूमत के ऊपर अटैक कर दे, और हुकूमत से अपने कोई जो भी मुतालबात हों, जायज़ हों नाजायज़ हों, वो मनवाए जाएँ, इक़्तिदार में आ जाए। ये कोई दुनिया का कोई तरीका नहीं है, इस तरह होगा भी नहीं। अच्छा, ये पता होता क्यों है, ये बड़के छटके क्यों मारते हैं? ये खान जो बैठा है 804 नंबर, उसको जाके मुतमिन करना होता है कि वो खुश होता है कि यार ये इसने बड़ी ठीक बड़के मारी हैं, तो वहाँ पे बड़कों के नंबर मिलते हैं, तो ये सिर्फ बड़के मारते हैं। पता इनको भी है, उसको भी है, जो उन्होंने किया है उनकी जो है अभी वापसी नहीं है, जो कुछ वो करके बैठे हुए, सिर्फ मुतमिन करना होता है कि नहीं जी हम आपके लिए देखें, ये बड़ी फाइट कर रहे हैं। तो उसको भी पता है, इनको भी पता है, सिर्फ बड़के हैं। बाकी देखें, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के इनकी कोशिश के बावजूद जो होती है, नाकाम होती है। अल्लाह ताला ये पाकिस्तान को कामयाब करे, एक ट्रैक पे हम चढ़ गए हैं। रशियन प्रेसिडेंट का आपको जिक्र अभी आए हैं, 3 दिन उनका विज़िट था, रशियन नैब सदर, नैब वज़ीर आज़म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनके जो आए हैं, तो उनका बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा। आर्मी चीफ साहब से मुलाकात हुई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से हुई, प्राइम मिनिस्टर से हुई, और उनके साथ जो सबसे मेन था रोड एंड रेलवे, जो पाकिस्तान की इस खिते की बड़ी ज़रूरत है। CPEC से भी वही लिंक करता है, हमारी ट्रेड तब बढ़ेगी जब रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, CPEC चलेगा। ये तो ये भी अब हज़म नहीं हो रहा कि वो रशियन जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है, अभी जो ये डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो है सलीम साफ़ी साहब ने भी कहा कि शंघाई तावन तंजीम का बहुत बड़ा एक पाकिस्तान में इज्तिमा होने जा रहा है, उससे एक इन्वेस्टमेंट तो आएगी। हालात दुनिया में ये मैसेज आएगा पाकिस्तान के अमन मुल्क है, कि यहाँ दुनिया के तमाम हेड ऑफ स्टेट्स बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी बैठे हुए हैं। अब ये मैसेज, इस इम्प्रेशन को ख़राब करने का दुश्मन का एजेंडा तो हो सकता है, तो इंडिया ये बात करे, कोई और हमसाया मुल्क करे, या कोई हमारा मुखालिफ करे,
लेकिन एक पाकिस्तान एक ऐसी सियासी जमात जो अपने आप को बेवतन भी कहती हैं, और कहती हैं हम सबसे बड़ी सियासी जमात भी हैं, और प्राइम मिनिस्टर भी है, वज़ीर आला भी उनका है, अभी भी उनकी एक सूबे में हुकूमत है, उनकी ये ख्वाहिश होना ये बड़ा ताज्जुब भी है, सवालिया निशान भी है, उनकी कौमियत के ऊपर भी एक सवालिया निशान है, उनके हुब्बुल वतनी के ऊपर निशान है। तो अवाम ये समझते भी हैं, सोचते भी हैं, देखते भी हैं, और यकीनी तौर पर ये अवाम की ही सोच समझ और जो कुछ है उसका नतीजा है कि इनके जलसे जुलूस जितने कामयाब हुए आपको भी पता है। अब जैसे साबिर साहब ने कहा, ये मतलब सवाबी को 35-40 मिनट का वहाँ है रास्ता, तो असद कैसर साहब भी नहीं पहुँच सके। तो अब आवाम को इदराक होने लग गया है कि मुल्क के लिए कौन मुखलिस है, कौन मुल्क लेके चलना चाहता है। आवाम को देखते हैं, इसलिए अगर इनकी बहुत बड़े जलसे होते तो ये अभी देखें लाहौर का जलसा इनका क्या हुआ, कैसे हुआ, वहाँ पे वही बड़के हैं, वही बात है, बड़के का मकसद से है खान को मुतमिन करना कि देखें जी हम आपके लिए कुछ बड़ी कोशिश करें, आपको छुड़ाने की कोशिश करें। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा, ये मुल्क इंशाल्लाह चलेगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल मुल्क चलेगा, इकोनॉमी ठीक होगी, इंडिकेटर आपके सामने है, आप देख लें स्टॉक एक्सचेंज बड़ा है, हमारी IT एक्सपोर्ट बड़ी हैं, आमदाद बड़ी हैं, ये सब इंडिकेटर जो है पाकिस्तान के इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, एक और फिर बड़ा सवाल ये उठता है कि जब ये सब काम आप कर रहे हैं, क्या इस वक्त हमारा मुल्क इस पोजीशन में है कि इन तमाम तर चीज़ों को अफोर्ड कर पाए? जब इतनी आप कोशिश कर रहे हैं कि इकॉनमी आपकी बेहतर हो, बाहर से इन्वेस्टमेंट आए और सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं, अवाम बेशुमार मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, तब इस किस्म की सियासत जो है ये जस्टिफाई होती है? नाहिद, जिस जमात के बारे में आप पूछ रही है, ये तो ये जो आप मौजूदा दौर की बात कर रहे हैं, किसी दौर में भी अगर कोई इस तरह के लक्षण इख्तियार किए जाएंगे, इस तरह का तर्ज अमल इख्तियार किया जाएगा, तो अदम इस्तेहकाम की कैफियत तो ज़रूर पैदा होगी। जब आपकी माशी तरक्की तभी मुमकिन है जब आपका सियासी इस्तेहकाम हो, आपकी सियासत का कोई रुख और क़िबला आपको मालूम हो। इस जमात के जो कायदीन है उनका तो हमें नहीं पता कि वो किस जानिब जाना चाहते हैं, इनका मंशूर क्या है, इनका तरीक़ाकार क्या है, ये किस तरह ये पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं, ये सदारती निज़ाम चाहते हैं, ये जो है इमरान खान साहब के हवाले से उनका क्या पॉलिसी है। कुछ लोग कहते हैं कि जो जेल से बाहर लीडरान है वो नहीं चाहते कि खान साहब जो है वो जेल से बाहर आए, फिर इनकी सियासी दुकान नहीं चमकेगी। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो PTI के जो लोग हैं वो अपने लीडर के लिए मरने मारने पे तैयार है। ये बिल्कुल एक गैर सियासी अमल के ज़रिए ये अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनको समझ ये बात नहीं लग रही। मैं इस बात का हमें एतराफ़ करना चाहिए कि कुछ मुद्दत पहले इस जमात से एक बहुत बड़े तबके खुसूसन नौजवान और ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी। स्पेशली अगर मैं पुख्तनख्वा की बात करूँ, वहाँ के लोगों की ऐसी जहन साजी की गई थी सोशल मीडिया के ज़रिए, डिजिटल मीडिया के ज़रिए, कि उनको इस जमात और इस जमात के लीडर की सूरत में एक मसीहाई नज़र आई थी। लेकिन वो लोग 11 साल भुगत के इस जमात को बलाखिर वो लोग भी इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये जमात उनकी किसी काम के आने वाली नहीं है, और इन लीडरों की जो दावे है बशमूल जो टॉप लीडरशिप से लेकर जो निचले लेवल तक इस वक्त जेल से बाहर लीडरशिप है, सब झूठे दावे, सब उनकी जो एस्टिमेट्स होती है, उनके जो आने वाले जो फोरकास्ट करते हैं या जो आवाम को जो सबज़ बाग दिखाते हैं, उस पे किसी एक वादे को वो पूरा करने में कामयाब नहीं हुए। बाकी मुल्क की बात तो अपनी जगह पे, लेकिन पुख्तनख्वा के लोग जो है 11 साल से इस तल्ख तजुर्बे से गुज़र रहे हैं, और वो इस इंतज़ार में है कि शायद इस पार्टी को वहाँ के अवाम पे रहम आ जाए। अगर बाकी मुल्क के साथ उनकी नहीं लगती और नहीं बनती कि उनके लोग लाहौर नहीं निकलते, संजानी नहीं निकलते, मियावाली नहीं निकलते, रावलपिंडी नहीं निकलते, पेशावर में तो लोगों ने आप पे वोटों की बारिश की है। कोहाट में, हंगू में, DI खान में, एक्सफाटा में, एक्सपाटा में, हर जगह पे आपकी वहाँ पे आपने आपके दावे के मुताबिक क्लीन स्वीप किया है। उन लोगों पे तो आप रहम करें, उन लोगों के लिए तो आप कुछ करें। उन लोगों को आपने पत्थर के ज़माने में वापस पहुंचा दिया। बिजली नहीं, गैस नहीं, दहशतगर्दी बहुत है, सर की कीमत नहीं। अगर कोई चीज़ वहाँ पे सस्ती है, खून, इंसानी खून सस्ता है। उनके पूछने वाला कोई नहीं है। वर्दी में पुलिस आके, ये कभी हुआ है पाकिस्तान में?
बावर्दी पुलिस आप आके हुकूमत के ख़िलाफ़, सूबाई हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज में शरीक है। आप 11 तारीख़ को खैबर एजेंसी में जो है सूबाई हुकूमत की सरपरस्ती में ये कहाँ की कानून और कहाँ की सियासत और जमहूरियत में हमने देखा है कि हुकूमत जो है एक ऐसी मूवमेंट को ख़ुद सपोर्ट कर रही है, सूबाई हुकूमत की मैं बात कर रहा हूँ, जो रियासत और हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उनका इकट्ठ 11 अक्टूबर को खैबर एजेंसी में हो रहा है, PTM की मैं बात कर रहा हूँ, और उसमें कई सूबाई वज़रा ने जो है अललान शिरकत का ऐलान किया है। ये चीज़ें जो है ना इस जमात के हक़ में है, ना रियासत के हक़ में है, ना आवाम के हक़ में है, और इनकी कीमत जो है ये गैर मकबूलियत की सूरत में अब अदा करने लगी है ये जमात। ठीक है। अच्छा शनीला, आपको याद होगा पिछले दिनों हम इस पे बात भी कर रहे थे कि तमाम सियासी जमातें मकालमा करें, बातचीत करें, इसके लिए बड़ी कोशिशें भी की गई, और वो जो मिसाक जमहूरियत वाले मामले को भी आगे बढ़ाने की कोशिशें की जा रही थी, लेकिन हालात उसके बावजूद कोई बेहतर नहीं हुए हैं और कोई पॉजिटिव हमें रिस्पांस आया भी नहीं है। अभी भी पॉलिटिकल एनालिस्ट यही सजेस्ट कर रहे हैं कि इन तमाम तर मामलात का बेहतरीन हल यही है कि सियासी मुकालमे की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो ये मैच्योरिटी अब मौजूदा हालात में तो हमें नज़र नहीं आती कि दूसरी तरफ से दिखाई जाएगी, फिर कैसे इन मामलात को ठीक किया जाएगा? अच्छा नाहिद, ये जो PTI है, जब तक इसके बानी PTI के अंदर कोई सियासी सोच नहीं आएगी, उस वक्त तक इस पार्टी के अंदर या इस जो पार्टी के जो लोग हैं वो किसी कहीं पे भी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। क्योंकि वजह यह है कि अगर इनकी जमात कहीं पे भी जाती है, जाके उनके साथ कोई मुज़ाकरात करती है, किसी नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करती है, वो सारी चीज़ें लेकर जब वो बानी PTI के पास अडयाला जेल जाती है तो वो फ़ौरन उसके ऊपर क्रॉस लगा देते हैं, क्योंकि उनको शायद ये लगता है कि मैं अगर किसी के साथ बैठूंगा तो शायद मेरा कदकाठ कम हो जाएगा। हालांकि उसको ये नहीं पता कि जो सियासतदान होता है वो हमेशा अपना कद काट जो होता है वो उसी तब बढ़ाता है जब वो अवामी किसी मसले के लिए कहीं पे बैठ के मुज़ाकरात करके उस मसले को हल करता है, और अवाम भी उसी लीडर की तरफ देख रही होती है कि ये जो लीडर है जो हमारे मसले हल करने के लिए निकला है, चाहे ये अपने दुश्मनों के साथ बैठ गया लेकिन चले इसने हमारा मसला तो देखा है ना। वहाँ पे ये चीज़ ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ एक बात है कि उन्होंने अपने आप को खुद से अज्यूम कर लिया हुआ कि मैं एक देवता हूँ और मेरी पूजा होनी चाहिए, जो बाकी सारे नीचे जो लोग हैं वो सारे कमीनों मुझसे कमतर हैं। ये जो सोच है ना, जब तक इस सोच को तब्दील नहीं वो करेंगे उस वक्त तक उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं आएगी और दूसरी सियासी जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। देखिए अवाम कि कहाँ से पता चलता है कि वो आपके साथ है, उनकी शमूलियत जब हमें जलसों के अंदर नज़र आती है। जो अभी लाहौर का जलसा था वहाँ पे जब 6 बजे हैं तो जी स्पीकर खुद ही बंद कर दिए गए हैं, बिजली वहाँ पे बंद कर दी गई है, सारे मरकज़ी क़यादत वहाँ से चली गई। जब तक अमीन करना पूरा है वहाँ पे कुछ भी नहीं था, बहुत से लीडरान वहाँ पे आए नहीं हैं क्योंकि अवाम की शिरकत नहीं थी, अवाम की शमूलियत नहीं थी। वो आए 2-3 मिनट तकरीर करके चले गए हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा या बाकी जगहों के अंदर भी अवाम आहिस्ता आहिस्ता मायूस हो रही है क्योंकि वो अपने मसलों के हल चाहती है, वो इंतशार नहीं चाहती। डॉक्टर साहब, इस मसले का हल क्या है? सियासी मुकालमे की गुंजाइश तो होनी चाहिए, ज़रूर निकालनी भी चाहिए, लेकिन इन हालात में लग नहीं रहा, तो फिर क्या किया जाए, क्या होगा? ये अब इत्तेफाक है कि सारे मुश्किल सवाल आप इधर ला के रखें। नहीं, तारिक अजीज साहब की राय भी इसी में लगी, आप फिक्र ना कीजिए। हाँ, ये ठीक है, आप मुश्किल असल बात क्या है, अगर मुल्क की कश्ती कहीं जाके भंवर में फंस गई है तो उसको निकालने का तरीका क्या है? निकालने का तरीका ये बाहमी तावन, इत्तेफाक राय, और ये इसकी चाबी है गुफ्तगू, बातचीत। अब आप याद करें, 1 हफ़्ता पहले की बात है, 1 हफ़्ता पहले वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कौमी असम्बली से ख़िताब करते हुए ये कहा कि आप मसले का हल है जमहूरियत और हम आपकी खातिर मिसाक जमहूरियत में तरमीम और इजाफा करने को तैयार हैं, उस पर रीथिंक करने को तैयार हैं, उसको एक्सपेंड करने को तैयार हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हुकूमत ने आपको इन अदर वर्ड्स वेलकम किया है कि आएँ, बैठें, बात करें और आगे बढ़ें, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। अब ये अभी तारिक अजीज़ साहब ने भी बताया और साफ़ी साहब ख़ास तौर पे शनीला कि अगर कोई बातचीत इनकी तरफ से करने जाता है तो उस पर क्रॉस लग जाता है कि नहीं, ये तो ठीक आदमी नहीं है, वो गद्दार है। और ख़ुद शाह महमूद कुरैशी बता चुके हैं कि हमारी बातचीत किनारे लग गई थी, फैसला हो गया था,
लेकिन बाद में बानी पीटीआई ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता। तो हिकमत अमली जैसे मैंने जिक्र किया, आवाम को मायूसी की तरफ लेके जाएं और उसमें आप देवता बन के सामने आएँ, ये स्ट्रेटजी है। ये बिल्कुल जैसे अभी कहा गया कि ये गैर सियासी स्ट्रेटजी है, सियासत में ऐसे होता नहीं है। इवन ये कि इनकलाबी स्ट्रेटजी भी ये नहीं होती, ठीक, बिल्कुल वो मुख्तलिफ स्ट्रेटजी होती है। तो ये लोग इस अंदाज में, यानी मैं बानी पीटीआई का जिक्र करना चाहता हूँ, ये है। दूसरे अभी जो तारिक साहब ये कह रहे थे कि इनका ख्याल ये है कि अब ये करेंगे तो इस तरह से बानी पीटीआई रिहा हो जाएंगे, यूं करेंगे तो देखें, ये यूं करेंगे, ये प्रेशर डालेंगे, ये वायलेंस करेंगे, ये अमनो अमान ख़राब करेंगे, ये सूबे का अमनो अमान की हिफाजत नहीं करेंगे, सफारतकारों की हिफाजत नहीं करेंगे। उसके नतीजे में बानी पीटीआई का अरसाए जो है कैदो बंद वो बढ़ जाएगा, वो कम नहीं होगा। क्या ये लोग यही चाहते हैं? ये चाहते हैं। इसका भी मतलब ये है कि आम इस्तेहकाम नहीं चाहते। ठीक है, तो इसकी सारा बोझ जाके बानी पीटीआई पे पड़ेगा, तो उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ठीक है, तारिक अजीज साहब, सर आपकी क्या राय है इसके? जी बिल्कुल, इसी बात में आगे बढ़ाऊंगा। जो मामलात हुकूमत ने बड़ा खुला दिल किया, उन्हें आए बैठे साथ चले, मुल्क को आगे लेके चलना है, कैसे से कैसे निकालना है। एक थोड़ा सा माजी में जाए, जब इनकी गवर्नमेंट बनी, बानी पीटीआई चेयरमैन जो पीएम साहब ने, तब भी शहबाज साहब ने खड़े होकर कहा कि एज ए अपोजिशन लीडर मैं आपके साथ चलने के तैयार हूँ, मुल्क के क्राइसिस के लिए निकालने के लिए हम मिल बैठें। तब भी इन्होंने रिजेक्ट किया। मिसाक मैशत की बात शहबाज साहब ने हमेशा की है। जब शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बड़े बने, तब भी वो खड़े होकर उन्होंने कहा आए मिसाक मैशत के पे इकट्ठे होते हैं, हमारे साथ चलें, तब भी उन्होंने रिजेक्ट किया। तो बातचीत पे डायलॉग पे तो उनका यकीन है ही नहीं। वो डायलॉग कहीं और चाहते हैं, जिस जगह वो डायलॉग चाहते हैं वहाँ से दरवाज़ा बंद हो चुका है, कोई डायलॉग वहाँ नहीं होगा, इनके साथ चाहते नहीं हैं और वहाँ पे उनकी कोई नहीं है। जो बात एक संजीदा बात थी कि मुल्क को कैसे निकाला जाए, उसमें पीटीआई के अंदर भी एक संजीदा सोच पाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ लोग हैं समझदार हैं, मामला समझते हैं, उसकी कोशिश भी हुई थी। जो इन्होंने बात की शाह महमूद कुरैशी साहब के मामला में, आपको खबर दे रहा हूँ, मामला तय हो चुके थे, वो बाहर आने वाले थे, उनके इस्तकबाल के लिए तैयारियों का भी इंतजाम हो गए थे, फलां डेट को आएंगे और ये होगा, रूट होगा पूरा पाकिस्तान। लेकिन वही बात है कि वो बड़े साहब जो थे उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो मैं तो मैनेज हो जाऊँगा। हालांकि उसमें कोई रास्ता निकल सकता था, वो आते बैठते, हुकूमत में से बातचीत होती, मुल्क के लिए अच्छा होता तो फिर क्या रास्ता निकल आता। लेकिन उनकी एक ज़िद है, मैं नहीं तो कोई नहीं, तो फिर उन्होंने उनका भी रास्ता बंद कर दिया। अब वो कैदी नंबर 804 भी उधर है, 5 भी उधर है, और उनकी सियासी जमात के अंदर धड़ेबंदियाँ हैं, एक दूसरे पर बेतमाद है। और ये सारी जो सूरत हाल है, इसके ना वही बात जो साफ़ी साहब ने की, ना उनके लिए कुछ अच्छा होगा, ना स्टेट के लिए अच्छा होगा, ना मुल्क के लिए, ना कौम के लिए। वो बंद गली में चले गए हैं ऑलमोस्ट, और उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है कि हम कहाँ खड़े हैं। सिर्फ उनका एक ही है कि खान कैसे वापस अब इस बद गली से निकलने के लिए तो ये जलसे जुलूस और यही उनकी शायद समझ में आ रहा है कि जलसे जुलूस नहीं होता, उसके डायलॉग होता है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। मिसाक जमहूरियत है, मिसाक पार्लियामेंट अभी एक आया है, उस पे होता है बातचीत, जमहूरी रवैये अपनाने पड़ेंगे, बिल्कुल, तब जाके मामलात बेहतर होंगे। आगे बढ़ते हैं, कुछ इकोनॉमी के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं। जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो खासे पॉजिटिव इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी एक अहम की है, वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने CPEC के एक वो सेमिनार से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द IMF से $7 अरब का जो प्रोग्राम है वो हमें उसकी मंजूरी जो है वो मिल जाएगी। 25 तारीख को मीटिंग भी उनके साथ तय है। और शरह सूद में जो कमी हुई है भी रिसेंटली 2% कमी हुई है, और उसके बाद ये 17.5% पर आ गया। इससे भी इन्वेस्टर्स जो हैं उनका हौसला जो है वो बढ़ा है और उनका एतमाद जो है वो बहाल हुआ है। इससे यकीनन जो है बाहर से भी सरमायाकारी आएगी और मुल्क में भी जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। और इसके अलावा CPEC 2 का आगाज़ होने जा रहा है, ये भी पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा उन्होंने महंगाई के हवाले से बात की कि ये सिंगल डिजिट पे आ गई है। इससे पहले हमने देखा कि बहुत ज़्यादा बुरे हालात थे, लेकिन अब हुकूमत की जो कोशिशें और जो इक़दामात हैं उनकी वजह से मामलात जो हैं वो ख़ासे कंट्रोल में हैं और बहुत बेहतर हैं। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जो इस वक्त इक़दामात किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से मईशत की बहाली के लिए, किस कदर इत्मीनान बख्श हैं वो आपके लिए? ये जो मौजूदा हुकूमत माशी इस्तेहकाम के लिए जो इक़दामात कर रहे हैं, इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले जो 2018 के बाद 3-3.5 साल जो बहुत मेहनत के साथ पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क करने का जो एक
प्रोजेक्ट जिस जमात के सुपर था उस पे भी हमें गौर करना चाहिए कि वो क्या एजेंडा था कि जाते जाते उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव से लेकर उस वक्त के अहम वज़रा दुनिया को ये बताते हुए गए कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है और अगर आपका यहाँ पे कोई सरमाया है उसको भी निकाले और इनके साथ कोई दुनियावी जो है कारोबार और रोज़गार ना किया जाए। ये भी हमें पूछना तो चाहिए, जलसे जुलूस तो ये पार्टी शौक़ से करे, लेकिन आवाम को ये भी बताए कि भाई आपको क्या आफत उस वक्त पड़ी थी। ठीक है, कोरोना का वबा एक उस बीच में एक ऐसा जेन्युइन मसला सामने आया था जिससे मईशत को दुनिया भर में नुकसान पहुंचा था, लेकिन दुनिया भर ने फिर रिकवर भी किया। आप क्यों नहीं रिकवर कर सके? आपके पास क्यों हिकमत अमली नहीं थी? आपने तो हमें 2018 में बताया था कि आपके पास शेडो कैबिनेट है, आपके पास एक एक नहीं तीन वजीर ख़जाना बैठे हैं। आपने कहानी शुरू की हफीज़ शेख और असद उमर और शौकत तरीन और पता नहीं किस किस को आपने आजमाया, तो आपको कोई एक वजीर ख़जाना भी तरीक़े का उस वक्त नहीं मिला था। बहरहाल PDM 1, PDM 2 और अब मौजूदा हुकूमत ने इस मुश्किल चैलेंज को कबूल करते हुए बजा तौर पर अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। जो एक वज़ीर-ए-आज़म साहब मुसलसल ये बात कह रहे थे कि हमने रियासत के मफाद को बचाना है, भले हमारी सियासत को नुकसान पहुँचे। उनकी सियासत को वक्ती तौर पर ये नुकसान पहुँचा कि लोगों ने कोसना शुरू किया, लोगों ने शिकायतें की, लोग जो है रोए पीटे कि हम पे महंगाई और टैक्सेस की ज़्यादा शरह लागू हुए, लेकिन उसके अभी समरात आना शुरू हो गए हैं। वो IMF जो आपसे मुंह मोड़ चुका था, वो वर्ल्ड बैंक जो आपको इनकार कर चुका था, वो मूडी और वो फिच जो आपको आपकी मईशत को दिवालिया करार देने वाले थे, वही इदारे अब आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और आपने जो जिक्र किया कि औरंगजेब साहब ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सेमिनार में जो बात की कि हमें 6 की बजाय 7 अरब का एक पैकेज मिलने जा रहा है IMF से, ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है। कर्ज लेना जो है वो मजबूरी है, कोई ये फ़ख्रिया इक़दाम नहीं है, लेकिन आपका मईशत इसके बगैर नहीं चल सकता। और उसकी वजह मैंने आपको बयान की कि बहुत मेहनत और मशक्क़त से पाकिस्तान की मईशत को तबाह बर्बाद करने की कोशिश की गई थी। ये रिकवरी फेज़ में है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, आखिरी बात कहूँगा कि आपकी मईशत जो है वो ICU से निकल के अब वार्ड में पहुँची है, और ये हुकूमत और अवाम मिल के अगर सियासी इस्तेहकाम होगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी। शनीला, क्या एक्सपेक्टेशंस है इन जो इस वक्त इक़दाम किए जा रहे हैं उनके पेश नज़र, जो रिकवरी उसमें वो कह रहे हैं सिचुएशन में है इस वक्त मईशत, तो आगे क्या लग रहा है आपको? उसमें ना ही देखे जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, हमेशा से जब आप उनको देखते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं। पहली बात तो थी कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत प्रोपेगेंडा होता है और हर रोज़ हम मैशत को लेके देखते हैं वहाँ पे प्रोपेगेंडा हो रहा होता है। यहाँ तक कि एक सहाफ़ी ने ये भी दावा कर दिया कि IMF ने इनकार कर दिया कि हमने पाकिस्तान को कर्जा ही नहीं देना जब तक आप बानी PTI को रिहा नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो खबरें थी, फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में कहा गया कि फैसलाबाद में बिल्कुल बंद होगी, 2 लाख बंदा बेरोजगार हो गया। उस इंडस्ट्री वालों को आके बयान देना पड़ा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। IT के बारे में कहा गया जी हमारी बरामदात डिक्लाइन कर गई। अब अगस्त में IT की बरामदात सबसे ज़्यादा थी, टेक्सटाइल की बरामदात 26 माह की रिकॉर्ड बुलंदी पे आ चुकी हुई है। जो इन्फ्लेशन है वो सिंगल डिजिट में चला गया हुआ है। बरामदात जो थी उसका जो बजट के अंदर टारगेट था ना, जो पिछला बजट दिया गया था 30 अरब का रखा गया था, 30 अरब डॉलर, उसने पूरा किया। अब फिर बरामदात के अंदर इजाफा हो रहा है, आपकी तरसीलाते ज़र आपकी बढ़ रही है। जो आपका तजारती खसारा वो थोड़ा अभी है, उसमें मसला है, लेकिन जो वो जो आपकी ज़र मुबादला के ज़ाहिर हैं वो बढ़ रहे हैं। उसकी वजह ये कि बरामदात और दरामदात इनके अंदर जो है ना वो जो आपका बैलेंस है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम हो चुका हुआ है और सरप्लस में जा रहा है। वक्त थोड़ा कम है। डॉक्टर साहब, इसका आम आवाम पे क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं इस वक्त जो इक़दाम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के? देखिए, आवाम पे अगर महंगाई जो है 27-28% से 9, सवा 9, 9.5% पे आ जाए तो ये पूछने की बात है, ये तो नज़र आ रहा है कि सूरत हाल क्या है। तो एक तो उसका पहलू ये है, लेकिन मैं ज़रा सी बात और करना चाहता हूँ। अभी यहाँ जिक्र हुआ कि आलमी लीडरशिप जो है हमारी लीडरशिप से मिलना चाहती है, मुलाकात में इंटरेस्टेड है। ये जो इस वक्त न्यूयॉर्क में
दुनिया इकट्ठी हुई इस मौके पर भी और इसके फ़ौरन बाद भी। सबब क्या है? दो असबाब हैं। एक सबब तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि आपके यहाँ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो है सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक है, और इसका मतलब ही ये इस तंजीम ही मईशत के फ़रोग के लिए और ख़ित्ते के इक़्तिसादी इस्तेहकाम के लिए बनाई गई है। और एक ये बात, फिर कनेक्टिविटी के जो मामलात हैं, और उस कनेक्टिविटी में यानी ज़मीनी भी, समंदरी भी, फ़िज़ाई भी, उस कनेक्टिविटी में पाकिस्तान का किरदार मरकज़ी है। उसकी एक वजह ये है। एक ज़रा और याद करें, अभी आप सबको याद होगा एक बड़े आलमी मुदब्बिर हैं, उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मैं अगले चंद बरसों में पाकिस्तान को एक आलमी ताकत की हैसियत से देख रहा हूँ। वो आलमी ताकत क्या, कोई जादू की छड़ी लहरा देने से वो बन जाना है, या क्या कोई परी आएगी वो स्टार वाली स्टिक लहराएगी तो जादू हो जाएगा और पाकिस्तान नहीं। इस वक्त पाकिस्तान ने जो हिकमत अमली इख्तियार की है, जो कनेक्टिविटी में किरदार अदा कर रहा है, जो रूठे हुओं को मना रहा है, जो आप नाराज़ करके गए थे, ये वो है। एक बात अभी जिक्र हुआ फैसलाबाद की इंडस्ट्री का, मैं अभी फैसलाबाद से होके आया हूँ चंद रोज़ पहले। सर वक्त बहुत कम है, एक जुमला मेरी इंडस्ट्रियलिस्ट से मुलाकातें हुई हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगले 2-3 महीने में हम बूम देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में, और बहुत ज़्यादा बरामदात देख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? तो यही तो आवाम को मिलने वाला फ़ायदा है, इसी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ठीक है सर, जो आवाम को मिलने वाला फ़ायदा है, मैं फिर दोबारा उसी पे ही बात करना चाहूँगी कि ये तमाम तर चीज़ें, चौथी मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की भी कीमतें कम हुई हैं, उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आपको नज़र आ रहा है, सिंगल डिजिट में महंगाई गई है। तो इसके हवाले से अगर थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप अपनी राय दे दीजिएगा। जी तारिक जी सर। एक अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको ये बता दूं कि कल बांग्लादेश के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो हुकूमत के जो हेड ऑफ उनके हैं मोहम्मद यूनुस साहब, उनकी कल प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात है। इसका थोड़ा पीछे चले जाइए, बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान कोई पिछले 5 साल में कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं है। जब मतलब पिछली गवर्नमेंट थी, उससे पिछली गवर्नमेंट थी, तो वही एक ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। कल ये इनकी मुलाकात है, वो यकीनन उसका भी पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, पाकिस्तान के हालात के ऊपर एक अच्छा असर बनेगा। और हम आलमी रहनुमान जिस तरह इन्होंने बात की है कि मिलना चाहते हैं, हर बंदा यहाँ आना भी चाहता है, मिलना भी चाहता है। बाकी जो महंगाई यकीनन कम हुई है, उसका सामने पेट्रोल की कीमतें जैसे कम हुई हैं, थोड़ा उस सियासी अलमिया के सियासी मामलात की वजह से जो अवाम के रिलीफ के जो इकदाम आते हैं, उसको हुकूमत भी शायद हाईलाइट नहीं कर पाती, हम भी नहीं कहते, क्योंकि ज़्यादा सियासत की जाती है। तो यकीनी तौर पे जो है ये जो है महंगाई की कमी का असरात अवाम पे में मौजूद हैं, और आने वाले दिनों में मज़ीद भी इससे बेहतर होगा। प्राइम मिनिस्टर का विजन है, उनकी टीम है, एटलीस्ट उनका अदराक है, और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं कि जहाँ गुंजाइश मिलती है वहाँ पर आवाम को इसका ज़रूर फ़ायदा पहुँचाया जाए। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आप चारों हमारे जो पैनलिस्ट प्रोग्राम में मौजूद थे, आप सबका शुक्रिया। और नाज़रीन, जो इस वक्त एक सबसे बड़ी ख़बर तो बल्कि ये है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं। न्यूयॉर्क अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो इजलास है वो जारी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन जो हैं उन्होंने अपना ख़िताब किया है, और उनके जो अहम पॉइंट्स थे उसमें माहौलियाती तब्दीलियों का सामना है, अफ़गानिस्तान के हवाले से उसमें बात हुई है, इराक़ में जंग के ख़ात्मे की बात हुई है, और बड़ा अहम उनका ये रहा है ख़िताब। और अभी तुर्किया के जो सदर हैं वो ख़िताब कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, और यकीनन जब 27 तारीख को उनका एड्रेस होगा, उनका जो ख़िताब होगा, तो पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके और हमारे जो मसाइल हैं उनको वो यकीनन उजागर करेंगे। माहौलियाती तब्दीली के हवाले से जो हम बात करते हैं, वो कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जाने देते कि जहाँ पर जो हमारे मसाइल हैं उनको उजागर ना किया जाए। और ख़ास तौर पर क्लाइमेट चेंज के हवाले से, ओवरऑल जो कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से जो हमारा एक स्टांस है उसको भी उजागर किया जाता है। तो यकीनन ये बड़ा अहम ख़िताब होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। एक डेवलपिंग स्टोरी है, कल इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, और जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनसे भी हम आपको आगाह करेंगे। अभी ये विजुअल्स भी आप वहाँ से देख रहे हैं, तुर्किया के सदर ख़िताब कर रहे थे। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।